क्या आप भी दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी काम पूरे नहीं हो पाते? क्या आपका मन भी अक्सर बिखरा हुआ सा रहता है और आप सोचते हैं कि थोड़ा और फोकस होता तो जिंदगी आसान हो जाती? तो आप अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे लाखों लोग, चाहे वो शहर के भागते दौड़ते दफ्तरों में काम करते हों या गांव के सादगी भरे जीवन में सुबह से शाम तक जुटे रहते हों, सबके अंदर एक ही ख्वाहिश होती है, काम सही वक्त पर हो जाए, मन शांत रहे और दिन पूरा हमारे कंट्रोल में हो। बेन इलाइजा की किताब द प्रोडक्टिविटी हैबिट्स कोई भारी भरकम थ्योरी से भरी हुई किताब नहीं है। ये एक ऐसे दोस्त की तरह है जो हमें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर से ही सुलझे हुए रास्ते दिखाता है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने ध्यान को बिखरने से रोक सकते हैं, कैसे छोटे छोटे कामों को सही ढंग से मैनेज किया जा सकता है और कैसे एक आदत बनाकर हम हर दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इस किताब के 10 चैप्टर्स हमें ये सिखाते हैं कि प्रोडक्टिविटी कोई एक ट्रिक या ऐप नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका है। ये किताब हमें हमारी आदतों की जड़ तक ले जाती है, वहां जहां से बदलाव शुरू होता है। और अब इस किताब को सुनिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। चाहे आप गांव के किसी खेत में काम कर रहे हों या शहर की किसी लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हों, ये आवाज आपके साथ है, आपकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत और थोड़ा प्रोडक्टिव बनाने के लिए। हमारा मकसद बस इतना है कि किताबों की सीख हर उस इंसान तक पहुंचे जो बदलाव की चाह रखता है, क्योंकि किताबें सिर्फ पन्नों में नहीं होती, वो जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देती हैं। बस उन्हें समझने की एक अपनाई हुई जुबान चाहिए। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं द प्रोडक्टिविटी हैबिट्स की उस दुनिया में जहां फोकस, एक्शन और सुकून तीनों साथ चलते हैं। अब शुरू करते हैं किताब का पहला चैप्टर 1, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर अटेंशन। जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि हमारे पास पूरा समय है, ढेर सारी एनर्जी है और हम अपने सारे टास्क पूरे कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है हमारा ध्यान भटकता है, मन उलझ जाता है और आखिर में हम सोचते रह जाते हैं कि हुआ क्या। यही सवाल बेन इलाइजा इस पहले चैप्टर में उठाते हैं कि हम अपने ध्यान यानी अटेंशन का सही इस्तेमाल कैसे करें। बेन कहते हैं कि हमारा ध्यान एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसे ऐसे समझिए जैसे गांव के किसी कुएं से रोज पानी भरना हो। अगर समझदारी से इस्तेमाल ना करें तो पानी खत्म हो जाएगा। हमारा ब्रेन भी ऐसे ही है, हर दिन वो एक तय सीमा तक ही फोकस कर सकता है, इसलिए हमें यह तय करना जरूरी है कि हम उसे कहां लगाएं। इस चैप्टर में बेन बताते हैं कि इनपुट ओवरलोड यानी बहुत ज्यादा जानकारी लेना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन भर में हम सोशल मीडिया, ईमेल, नोटिफिकेशन और फालतू बातों में इतना डूबे रहते हैं कि हमारे दिमाग की असली एनर्जी वहीं खत्म हो जाती है। वो टास्क जो हमारे लिए सच में जरूरी है, जैसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, पढ़ाई करना या कोई क्रिएटिव आइडिया बनाना, उनके लिए ध्यान ही नहीं बचता। इसका समाधान क्या है? बेन एक सिंपल आदत बताते हैं। अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले उन टास्क को करें जो सबसे ज्यादा ध्यान मांगते हैं। इस आदत को अटेंशन स्ट्रेटजी कहा जाता है। मान लीजिए आप सुबह के समय सबसे ज्यादा फ्रेश महसूस करते हैं, तो उस वक्त वो काम करें जिसमें गहराई चाहिए, जैसे लिखना, सोचना या सीखना। बाकी चीजें जैसे ईमेल या मैसेज बाद में भी किए जा सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें इंटेंशनल यानी इरादे से जीना सीखना होगा। हमें तय करना होगा कि हम किस इनपुट को अंदर आने देंगे और किसे नहीं। जब आप अपना ध्यान बचाने लगते हैं तो आप असल में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे होते हैं। बेन एक और जरूरी बात कहते हैं, अपने दिमाग को खाली करना सीखो। जब भी कोई आइडिया या टास्क आपके दिमाग में आए, उसे लिख लो, किसी डायरी, ऐप या नोटपैड में। इससे आपका दिमाग फालतू चीजें याद रखने में फंसा नहीं रहेगा और असल सोच के लिए जगह बनेगी। तो इस पहले चैप्टर का सार यही है, अगर आप चाहते हैं कि दिन के आखिर में आपके पास थकावट नहीं बल्कि संतोष हो, तो सबसे पहले ये जानिए कि आपका ध्यान कितना कीमती है। उसे बर्बाद मत कीजिए। सुबह के सबसे अच्छे घंटे सबसे जरूरी कामों को दीजिए। ध्यान को बिखरने से बचाइए और अपने दिमाग को हल्का रखिए। यही है प्रोडक्टिविटी की असली शुरुआत। अब चलते हैं
अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, कलेक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। हर दिन हम सैकड़ों चीजें सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर इनपुट हमारे काम का होता है? क्या हर नोटिफिकेशन, हर न्यूज हेडलाइन या हर सोशल मीडिया पोस्ट हमारी जिंदगी में कोई बदलाव लाती है? बेन इलाइजा इस चैप्टर में यही समझाते हैं कि हर जानकारी जरूरी नहीं होती, और अगर हम सही चीजों को इकट्ठा करना सीख जाएं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। बेन बताते हैं कि ज्यादातर लोग इंफॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार होते हैं, यानी उनके दिमाग में इतनी सारी अधूरी, अनफिल्टर्ड और बेमतलब जानकारियां भर जाती हैं कि वो तय ही नहीं कर पाते कि असल में क्या जरूरी है। इसका असर ये होता है कि फोकस खत्म हो जाता है, दिमाग थक जाता है और हमारे अंदर की क्लैरिटी खो जाती है। इसका समाधान है मीनिंगफुल कलेक्शन सिस्टम बनाना, यानी ऐसा सिस्टम जो सिर्फ वही जानकारी इकट्ठा करे जो हमारे लिए सच में जरूरी है। बेन सलाह देते हैं कि जब भी हम कोई आइडिया, टास्क या जानकारी नोट करें, तो सबसे पहले खुद से पूछें, क्या ये जानकारी मेरे किसी उद्देश्य में मदद करेगी? अगर हां, तभी उसे सेव करें। वो कहते हैं कि हमें दो तरह की जानकारी मिलती है। एक होती है रेफरेंस मटेरियल, यानी वो जो भविष्य में काम आ सकती है, और दूसरी होती है एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, यानी वो जो तुरंत किसी टास्क से जुड़ी होती है। इन दोनों को अलग अलग रखना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाएगा और जब हमें जरूरत हो तब कुछ भी काम का नहीं मिलेगा। बेन ये भी बताते हैं कि जानकारी सिर्फ इकट्ठा करने के लिए नहीं होती, उसे सहेजने और दोबारा काम में लाने का तरीका भी आना चाहिए। इसके लिए आप कोई अच्छा नोट्स ऐप, टैग सिस्टम या डायरी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जब जरूरत हो तो आप उस जानकारी को तुरंत खोज सकें और उसका सही इस्तेमाल कर सकें। गांव के किसी किसान की तरह सोचिए, जो हर सीजन में सिर्फ वही बीज चुनता है जो उसकी जमीन के लिए सही हो। वो हर बीज नहीं बोता, बस वही जो फसल देगा। हमारी जानकारी भी उसी तरह होनी चाहिए, सिलेक्टिव, अर्थपूर्ण और इस्तेमाल के लायक। तो इस चैप्टर का सार है, हर चीज को सेव करना जरूरी नहीं। जो चीज आपके गोल्स, आपके काम या आपके आइडिया में मदद न करे, उसे जाने दीजिए। एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपके लिए जरूरी बातों को सहेज सके और बाकी शोर से आपको बचा सके। यही है स्मार्ट प्रोडक्टिविटी की अगली सीढ़ी। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, नो व्हाट टू डू विथ इंफॉर्मेशन। अब तक आपने यह समझा कि कैसे सही इनपुट चुनना है, ध्यान को भटकने से बचाना है और सिर्फ वही जानकारी इकट्ठा करनी है जो आपके काम की है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब जानकारी हमारे पास आ जाती है तो उसका करेंगे क्या? क्या हम उसे यूं ही सहेज कर छोड़ दें या उसे किसी काम में बदलें? यही इस चैप्टर की सबसे अहम बात है। हमें सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करनी, बल्कि यह भी जानना है कि उस जानकारी के साथ करना क्या है। बेन इलाइजा बताते हैं कि अक्सर हम जानकारी जमा तो कर लेते हैं, लेकिन उसे प्रोसेस नहीं कर पाते। इसका मतलब यह है कि हमने किसी किताब से कोई बात नोट की, किसी मीटिंग में कोई पॉइंट लिखा या कोई आइडिया अचानक दिमाग में आया, लेकिन वो चीज वहीं की वहीं रह गई। धीरे धीरे इस तरह की अधूरी जानकारियां हमारे माइंड को जाम कर देती हैं। हम सोचते रहते हैं कि हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन शुरुआत कहां से करें ये समझ ही नहीं आता। बेन कहते हैं कि जानकारी को प्रोसेस करने का मतलब है उसे किसी एक्शन में बदलना, और ये काम तभी हो सकता है जब हम हर इनपुट को ध्यान से देखें और उस पर सोचें कि इसका क्या करना है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे गांव में कोई किसान खेत से फसल तो काट लाता है, लेकिन अगर वो अनाज को छांटे नहीं, भंडारण न करे या उसका इस्तेमाल न करे, तो उस पूरी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। वैसे ही जानकारी अगर आपके किसी काम में नहीं आ रही, तो वो सिर पर रखा बोझ है। बेन हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीका बताते हैं जिससे हम किसी भी इनपुट को प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले जब कोई जानकारी सामने आए, खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये जानकारी एक्शनेबल है, यानी इस पर कोई एक्शन लेना है? अगर हां, तो वो अगला कदम क्या होगा? क्या इसे मैं खुद कर सकता हूं या इसे किसी और को सौंपना चाहिए? क्या इसे अभी करना है या किसी और दिन? उदाहरण के लिए, आपने लिखा, क्लाइंट से अगली मीटिंग की टाइमिंग फाइनल करनी है। यह वाक्य जानकारी तो देता है, लेकिन जब तक इसे एक एक्शन में नहीं बदलते,
ये दिमाग पर लटकती रहेगी। अब इसे आप इस तरह प्रोसेस करते हैं। ट्यूसडे दोपहर 2 बजे क्लाइंट को कॉल करके मीटिंग फिक्स करनी है। अब ये एक टास्क बन गया है जिसमें समय तय है, काम साफ है और दिमाग को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। बेन एक जरूरी फर्क बताते हैं रेफरेंस और एक्शनेबल जानकारी के बीच। रेफरेंस जानकारी वो होती है जो आपको बाद में काम आ सकती है, जैसे किसी किताब की लाइन, किसी वेबसाइट का लिंक या कोई रिसर्च डेटा। ये जानकारी ध्यान में नहीं रखनी होती, इसे आप किसी जगह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसे दोबारा पा सकें। दूसरी ओर एक्शनेबल जानकारी वो होती है जिस पर आपको कुछ न कुछ करना होता है और उसे प्रोसेस करके एक टास्क बनाना जरूरी होता है। बेन कहते हैं कि यदि आप हर जानकारी पर तुरंत रिएक्ट करने लगें तो आपका ध्यान टूट जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। इसीलिए वो सिखाते हैं कि हर जानकारी को प्राथमिकता दें, कुछ चीजें अभी की जाएं, कुछ को शेड्यूल किया जाए और कुछ को जानबूझकर टाल दिया जाए या हटा दिया जाए। यही सोचने का तरीका आपके माइंड को शांत और साफ रखता है। बेन सलाह देते हैं कि आप एक ऐसा डिजिटल या फिजिकल सिस्टम बनाएं जहां हर इनपुट का एक ठिकाना हो। जैसे एक जगह पर सिर्फ रेफरेंस रखें, एक जगह पर सिर्फ एक्शनेबल टास्क्स और एक जगह पर आइडियाज। जब सब कुछ अपनी जगह पर होता है तो दिमाग में क्लैरिटी बनी रहती है और डिसीजन लेने में आसानी होती है। वो यह भी बताते हैं कि हर दिन 10 to 15 मिनट्स का एक समय निकालिए जब आप अपने सारे नए इनपुट को प्रोसेस करें। जो लिखा है, जो आया है, उसे एक एक करके देखें और तय करें कि उसका अगला कदम क्या है। अगर आप रोज ये आदत डाल लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक नई ऊंचाई छू सकती है। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यह है कि जानकारी तब तक फायदेमंद नहीं होती जब तक वो किसी व्यवहारिक एक्शन में न बदले। आपका दिमाग कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यह एक सोचने और फैसले लेने वाली मशीन है। जब आप जानकारियों को साफ साफ प्रोसेस करते हैं तो आपका दिमाग हल्का रहता है, आपकी सोच तेज होती है और आपका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता है। तो अब से जब भी कोई इनपुट आए, चाहे वो कोई नोट हो, कोई विचार हो, कोई मैसेज या काम, उसे वहीं मत छोड़िए। उसे समझिए, तय कीजिए कि उस पर क्या करना है और फिर उसे एक एक्शनेबल टास्क में बदल दीजिए। यही आदत आपको रिएक्टिव इंसान से प्रोएक्टिव और फोकस्ड इंसान बना देगी। चैप्टर 4 डिजाइन अ प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ जगहों पर बड़े फोकस के साथ काम कर पाते हैं, जबकि कुछ जगहों पर बैठे बैठे भी मन भटकता रहता है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जैसे ही आपने कमरे को थोड़ा साफ किया, आपकी सोच साफ हो गई? बेन एलाइजा इस चैप्टर में एक बेहद जरूरी बात बताते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी का गहरा रिश्ता हमारे आसपास के माहौल से होता है, यानी हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे ध्यान, हमारे मूड और हमारी आदतों को सीधे प्रभावित करती है। बेन कहते हैं कि एनवायरनमेंट कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये बस हमारे चारों ओर मौजूद हर छोटी बड़ी चीजों का मेल है, जैसे हमारी डेस्क की सफाई, कमरे की रोशनी, आवाज का स्तर, मोबाइल की नोटिफिकेशन और यहां तक कि कौन सी चीजें हमारी नजरों के सामने हैं। ये सब हमारी प्रोडक्टिविटी को या तो बढ़ा सकते हैं या पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत बेन एक गहरी बात से करते हैं, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, यानी आप जैसी जगह पर काम करते हैं वैसे ही सोचते हैं और वैसे ही काम करते हैं। अगर आपकी वर्क स्पेस में अव्यवस्था है, जगह जगह डिस्ट्रैक्शन है और मन को बेचैन करने वाली चीजें पड़ी हैं, तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, लंबे समय तक गहराई से नहीं सोच पाएंगे। बेन बताते हैं कि प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए सबसे पहला कदम है फ्रिक्शन को हटाना। फ्रिक्शन यानी वो छोटी छोटी रुकावटें जो हमें काम से दूर करती हैं, जैसे बार बार मोबाइल पर नोटिफिकेशन आना, जरूरी फाइल ढूंढने में समय लगना या काम के बीच में कुर्सी का असहज होना। जब ये फ्रिक्शन बार बार होती है तो हमारा ध्यान टूटता है, दिमाग थकता है और हम खुद को असमर्थ महसूस करते हैं। इसलिए बेन सलाह देते हैं कि एक ऐसा वातावरण बनाइए जिसमें आपका काम करना आसान हो जाए। उदाहरण के लिए अपनी डेस्क पर सिर्फ वही चीजें रखें जो उस समय के काम से जुड़ी हैं। मोबाइल को साइलेंट या दूसरे कमरे में रखें। जब डीप वर्क करना हो, नेचुरल लाइट
या एक अच्छी रोशनी में काम करें ताकि मन हल्का और साफ रहे। ईयरफोन्स में सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलाएं अगर बैकग्राउंड में बहुत शोर है। हर काम के लिए एक तय जगह रखें जिससे आपका दिमाग उस जगह को उस काम से जोड़ ले। बेन बताते हैं कि जब आप किसी खास जगह को किसी खास काम से जोड़ते हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे उस सिग्नल को पहचानने लगता है। जैसे अगर आप रोज सुबह एक ही कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं तो कुछ दिनों में उस कुर्सी पर बैठते ही आपका ध्यान अपने आप पढ़ाई की तरफ चला जाएगा। इसी को हैबिट एनवायरनमेंट लूप कहा जाता है। बेन यह भी कहते हैं कि सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं, डिजिटल स्पेस को भी क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना बहुत जरूरी है। डेस्कटॉप पर फालतू फाइलें, ब्राउजर में 50 टैब खुले रखना या फोन में हर ऐप की नोटिफिकेशन ऑन रखना, ये सब डिजिटल क्लटर है जो आपके ध्यान को चुपचाप खा रहा होता है। इसलिए बेन का सुझाव है कि कंप्यूटर या फोन में फोल्डर्स और टैग्स का उपयोग करें। दिन में कुछ तय समय पर ही ईमेल और मैसेज चेक करें। बेवजह ब्राउजिंग रोकने के लिए वेबसाइट ब्लॉकर का उपयोग करें। इस चैप्टर में बेन एक और जरूरी मानसिक पक्ष की बात करते हैं, इमोशनल एनवायरनमेंट। अगर आपके आसपास नकारात्मकता है, लोग बार बार टोका टोकी कर रहे हैं या आपको हर वक्त जज किया जा रहा है, तो आपका मन खुद ब खुद काम से दूर भागेगा। इसलिए जरूरी है कि आप एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें आप खुद को सुरक्षित, शांत और प्रेरित महसूस करें। कभी कभी ये माहौल बनाने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों से बातचीत करनी होती है, अपनी सीमाएं तय करनी होती हैं और खुद को एक कंफर्ट जोन देना होता है। बेन इस चैप्टर के अंत में कहते हैं कि एनवायरनमेंट डिजाइनिंग कोई एक बार करने वाला काम नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर हफ्ते 10 से 15 मिनट दीजिए और देखिए कि आपके काम करने की जगह में क्या बेहतर किया जा सकता है, क्या कुछ हटाना है, क्या कुछ जोड़ना है, क्या आपको जगह बदलनी है या टाइमिंग। इस चैप्टर का सार यह है, आप चाहे कितनी भी अच्छी आदतें क्यों न बना लें, अगर आपका एनवायरनमेंट आपका साथ नहीं दे रहा तो आप बार बार पीछे खींचते जाएंगे। एक प्रोडक्टिव लाइफ के लिए जरूरी है कि आप अपने आसपास की दुनिया को इस तरह से डिजाइन करें कि वो आपकी ऊर्जा को खींचे नहीं, उसे और बढ़ा दे। चैप्टर 5, मेक बेटर डिसीजंस। कभी कभी हम दिन भर मेहनत करते हैं, टास्क पूरे भी करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि असल प्रगति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारे फैसले यानी डिसीजंस हमें उस दिशा में नहीं ले जा रहे जहां हमें जाना है। बेन इलाइजा इस चैप्टर में बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ समय प्रबंधन या काम की संख्या नहीं है, बल्कि यह इस पर निर्भर करती है कि हम क्या, कब और कैसे चुनते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग ही असली प्रोडक्टिविटी है। बेन कहते हैं कि हर दिन हम सैकड़ों छोटे बड़े फैसले लेते हैं। क्या पहले ईमेल पढ़ूं या लिखना शुरू करूं? किस क्लाइंट को पहले कॉल करूं? किस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दूं? क्या अभी ब्रेक लूं या और काम करूं? ये सब डिसीजंस ही हमारी ऊर्जा, दिशा और फोकस को तय करते हैं। अगर हम सही निर्णय नहीं लेते तो हमारा समय बिखर जाता है और मन थका हुआ सा लगने लगता है, भले ही हमने बहुत कुछ किया हो। इसलिए बेन डिसीजन मेकिंग को एक स्किल की तरह समझते हैं जिसे सीखा और मजबूत किया जा सकता है। उनका मानना है कि अच्छा फैसला तभी होता है जब हम 3 बातों का ध्यान रखें, क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। क्लैरिटी यानी आपको यह स्पष्ट हो कि आपके उद्देश्य क्या हैं। अगर आपके लक्ष्य ही धुंधले हैं तो आप कोई भी दिशा पकड़ लेंगे और बाद में महसूस करेंगे कि आप भटक गए हैं। इसीलिए बेन सलाह देते हैं कि हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जो मुझे मेरी बड़ी दिशा की ओर ले जाएगा। जब आपको यह साफ दिखने लगे तो बाकी फैसले आसान हो जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट यानी किसी भी निर्णय को उस परिस्थिति और समय के हिसाब से देखना। उदाहरण के लिए, अगर आप थके हुए हैं तो कोई बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड काम करना अच्छा फैसला नहीं होगा। बेन कहते हैं कि हमें अपने एनर्जी लेवल्स, डिस्ट्रैक्शंस, डेडलाइंस और माहौल को समझकर फैसले लेने चाहिए। यही सोच एक व्यस्त इंसान को एक समझदार इंसान में बदलती है। कॉन्सिक्वेंसेस यानी किसी भी निर्णय के नतीजों के बारे में सोचना। हर डिसीजन का कोई ना कोई असर होता है, कभी तुरंत, कभी बाद में। बेन बताते हैं कि हमें यह समझना होगा कि किस फैसले का क्या लॉन्ग टर्म प्रभाव हो सकता है।
क्या वो आपको आपके मकसद से जोड़ रहा है या दूर ले जा रहा है? अगर आप हर विकल्प को इसके पॉसिबल परिणामों के साथ तौलेंगे तो ज्यादा समझदारी से निर्णय ले पाएंगे। बेन डिसीजन फैटीग के बारे में भी चेतावनी देते हैं, यानी दिन भर छोटे छोटे निर्णय लेते लेते हमारा दिमाग थक जाता है और फिर हम इम्पल्सिव या आसान रास्ता चुन लेते हैं, भले ही वो सबसे अच्छा ना हो। इससे बचने के लिए वो कुछ व्यवहारिक उपाय सुझाते हैं। हर दिन कुछ डिसीजंस पहले से तय कर लें, जैसे क्या पहनना है, नाश्ता क्या होगा, किस टाइम पर कौन सा काम होगा। काम को ब्लॉक्स में बांटें ताकि हर डिसीजन बार बार ना लेना पड़े। अपने गोल्स को लिखित रूप में सामने रखें ताकि हर बार सोचने की जरूरत न पड़े कि क्या जरूरी है। बेन यह भी बताते हैं कि कई बार डिसीजंस हमें डराते हैं क्योंकि हम गलती करने से डरते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज नहीं होती। हमें फैसले लेने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने के मौके की तरह देखना चाहिए। अगर कोई डिसीजन गलत भी निकला तो उससे मिली सीख अगला निर्णय बेहतर बना सकती है। इस चैप्टर में बेन एक खास अभ्यास भी बताते हैं, द डिसीजन रिव्यू। इसका मतलब है कि हर हफ्ते थोड़ा समय निकालें और सोचें कि पिछले हफ्ते आपने कौन कौन से बड़े फैसले लिए और उनका क्या नतीजा हुआ। इससे आप अपने सोचने के तरीके को समझ पाएंगे और अगली बार ज्यादा सटीक फैसले ले सकेंगे। बेन इस बात पर जोर देते हैं कि डिसीजन मेकिंग को हल्के में लेना आपकी मेहनत को बेकार कर सकता है। चाहे आपने पूरा दिन एफिशिएंटली काम किया हो, लेकिन अगर वो काम गलत दिशा में था तो वह सिर्फ एक्टिविटी रही, प्रोग्रेस नहीं। इसलिए सही दिशा में काम करने के लिए हर दिन कुछ ठोस और सोच समझकर लिए गए फैसले जरूरी हैं। इस चैप्टर का सार यह है, एक प्रोडक्टिव जीवन सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि बेहतर फैसलों से बनता है। जब आप अपने उद्देश्य को साफ रखते हैं, अपने हालात को समझकर सोचते हैं और हर विकल्प के परिणामों को तौलते हैं, तभी आप अपने समय और ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग कर पाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 6 की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस से निपटें और ध्यान को गहराई से एक जगह केंद्रित करें ताकि काम का असर सिर्फ तेज नहीं बल्कि गहरा भी हो। चैप्टर 6, मैनेज डिस्ट्रैक्शंस। हम सब जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। लेकिन बेन इलाइजा इस चैप्टर में सिर्फ इतना नहीं कहते कि डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। वो इससे कहीं ज्यादा गहराई में जाकर बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन आखिर होता क्यों है, इसका असली कारण क्या है और हम कैसे एक मजबूत सिस्टम बनाकर इनसे निपट सकते हैं। बेन कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस और दूसरे होते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस वो होती हैं जो हमारे बाहर से आती हैं, जैसे मोबाइल की घंटी, सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन, किसी का अचानक आकर कुछ पूछ लेना या ईमेल का बार बार पिंग होना। वहीं इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस वो होती हैं जो हमारे भीतर से आती हैं, जैसे कोई फिक्र, कोई पुरानी सोच, कोई डर या बार बार कुछ और करने का मन। बेन मानते हैं कि सिर्फ मोबाइल को साइलेंट कर देने से बात नहीं बनेगी। असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम अपने भीतर की बेचैनी को समझें और संभालें, क्योंकि अगर मन शांत नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन को बंद करने के बाद भी दिमाग खुद ही कोई नया बहाना ढूंढ लेता है ध्यान भटकाने का। इसलिए बेन सबसे पहले हमें डिस्ट्रैक्शन अवेयरनेस की सलाह देते हैं। जब भी आप किसी काम में लगे हों और आपका ध्यान भटके तो उस पल को पकड़िए। खुद से पूछिए, क्या ये डिस्ट्रैक्शन बाहर से आया या अंदर से? क्या ये टास्क से बचने का बहाना है? क्या मैं थका हुआ हूं, ऊब गया हूं या डर रहा हूं? ये छोटे छोटे सवाल आपको अपनी मानसिक अवस्था को समझने में मदद करते हैं, और जब आप कारण समझ जाते हैं तो समाधान आसान हो जाता है। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बेन कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। मोबाइल पर सिर्फ जरूरी नोटिफिकेशन ऑन रखें, बाकी सब बंद कर दें। डीप वर्क के समय फोन को दूसरे कमरे में रखें या एयरप्लेन मोड पर डालें। काम के ब्लॉक्स बनाएं, जैसे सुबह का पहला घंटा सिर्फ लिखने के लिए, दोपहर का 1 घंटा ईमेल और कॉल्स के लिए। अगर घर या ऑफिस में लोग बार बार ध्यान भटकाते हैं तो उन्हें धीरे से बाउंड्रीज समझाएं या अपने काम करने का टाइम तय करें। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस के लिए बेन का सुझाव है, राइट इट आउट। जब भी कोई विचार या चिंता आपके काम के बीच आए
तो उसे एक कागज या ऐप में लिख दें, जैसे शाम को बैंक जाना है या कल की मीटिंग के लिए टेंशन हो रही है। इससे वो विचार दिमाग से बाहर निकल जाता है और आपका ध्यान काम पर वापस लौट आता है। बेन यह भी कहते हैं कि हम अक्सर बोर्डम यानी ऊब से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं। जब कोई काम मुश्किल होता है या उसमें तुरंत मजा नहीं आता, तो हमारा दिमाग अपने आप कुछ आसान और डोपामाइन देने वाली चीज की ओर भागता है, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैसेजिंग। इसलिए जरूरी है कि हम बोरियत को सहने की क्षमता विकसित करें। वो कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट के बीच टिके रहना ही असली ग्रोथ है। इसके लिए वो एक अभ्यास बताते हैं, डिस्ट्रैक्शन पॉज एक्सरसाइज। जब भी मन किसी दूसरी चीज की तरफ भागे तो तुरंत उस पर रिएक्ट न करें। बस एक गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और 10 सेकंड रुकें। सोचिए, क्या ये वाकई जरूरी है? क्या मैं इसे बाद में नहीं देख सकता? क्या ये मेरा फोकस तोड़ने लायक है? आप देखेंगे कि सिर्फ 10 सेकंड की यह रुकावट ही कई बार आपको वापस काम में ले आती है। बेन बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं है, उसे मैनेज करना है। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है इंटेंशन। जब आप किसी भी टास्क को शुरू करते हैं तो खुद से साफ कहिए, अगले 30 मिनट सिर्फ यही करूंगा और कुछ नहीं। इस इरादे के साथ काम शुरू करने से आपका दिमाग ट्यून हो जाता है और बार बार भटकने से बचता है। वो कहते हैं कि एक प्रोडक्टिव इंसान वो नहीं है जो कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो, बल्कि वो है जो जल्दी पहचान ले कि उसका ध्यान भटक गया है और फिर तुरंत वापस लौट आए। यह सेल्फ अवेयरनेस ही आपको साधारण से असाधारण बनाती है। इस चैप्टर का सार यह है, डिस्ट्रैक्शन एक स्वाभाविक मानवीय अनुभव है, लेकिन हम उसे समझकर, नाम देकर और एक सिस्टम बनाकर उस पर काबू पा सकते हैं। अपने बाहर के माहौल को शांत करें, अपने अंदर की बेचैनी को पहचानें और हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। तभी आप डीप फोकस की उस अवस्था तक पहुंच पाएंगे जहां असली काम होता है, असली बदलाव होता है। चैप्टर 7, बिल्ड यूजफुल हैबिट्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर दिन लगातार काम करते हैं, बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा थके, और फिर भी उनका रिजल्ट जबरदस्त होता है? वो बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, उन्हें हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती और न ही वो बार बार प्लान बदलते हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, अच्छी आदतें। बेन इलाइजा इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको अपने लिए ऐसी यूजफुल हैबिट्स बनानी होंगी जो डिसीजन लेने की जरूरत को कम करें, सोच को हल्का करें और आपको लगातार बेहतर बनाएं। बेन सबसे पहले ये समझाते हैं कि हैबिट का मतलब है कोई ऐसा एक्शन जो आप बिना ज्यादा सोच के बार बार करते हैं। जब कोई व्यवहार हैबिट बन जाता है तो वो आपके माइंड से कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग का बोझ हटा देता है। यानी आपको हर बार ये तय नहीं करना पड़ता कि क्या करना है, आप बस करते जाते हैं। यही ऑटोमेशन आपकी मेंटल एनर्जी को बचाता है। वो एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, हैबिट्स आर नॉट अबाउट प्रोडक्टिविटी, दे आर प्रोडक्टिविटी। यानी प्रोडक्टिविटी कोई चीज नहीं जो आप हैबिट्स के साथ पाते हैं, बल्कि हैबिट्स ही असली प्रोडक्टिविटी होती हैं। अब सवाल है, ऐसी यूजफुल हैबिट्स कैसे बनाएं? बेन इसके लिए 4 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। स्टेप 1, डिफाइन द आउटकम। कोई भी आदत बनाते समय सबसे पहले यह तय कीजिए कि आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ ज्यादा पढ़ना है या फोकस्ड बनना है जैसे वेग गोल्स न रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हर सुबह का पहला घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के काम हो, तो आउटकम यह हुआ, सुबह 7 से 8 तक अनइंटरप्टेड फोकस्ड वर्क करना। स्टेप 2, एंकर इट विद अ ट्रिगर। हर आदत को किसी ट्रिगर से जोड़िए, यानी ऐसा कोई संकेत जो आपके दिमाग को यह बताए कि अब यह काम शुरू करना है। यह ट्रिगर एक समय हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, या कोई और आदत हो सकती है, जैसे ब्रश करने के बाद 15 मिनट जर्नलिंग करना या लैपटॉप खोलते ही डीप वर्क शुरू करना। ट्रिगर आदत को ऑटोमेटिक बनाता है। स्टेप 3, मेक इट स्मॉल एंड स्पेसिफिक। बेन समझाते हैं कि हैबिट्स जितनी छोटी होंगी, उन्हें शुरू करना उतना ही आसान होगा। इसलिए शुरुआत में ही आदत को बहुत बड़ा या परफेक्ट बनाने की कोशिश न करें।
अगर आप हर दिन एक पेज पढ़ने की आदत बनाते हैं तो धीरे धीरे वो आदत 1 घंटे की पढ़ाई में बदल सकती है। लेकिन शुरुआत में छोटी जीत हासिल करना जरूरी है। स्टेप 4, ट्रैक इट एंड रिफ्लेक्ट। हर आदत को रोज एक जगह ट्रैक कीजिए, एक ऐप, एक डायरी या कोई कैलेंडर। जब आप लगातार कुछ करते हुए खुद को देख पाते हैं तो दिमाग में एक सकारात्मक रीइंफोर्समेंट बनता है। साथ ही हर हफ्ते थोड़ा समय निकालें और सोचें, क्या ये आदत मेरी मदद कर रही है? क्या इसमें सुधार की जरूरत है? बेन यह भी कहते हैं कि आदतें सिर्फ प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं होती। अगर आप मॉर्निंग रूटीन, स्लीप स्केड्यूल, हाइड्रेशन, माइंडफुलनेस या ग्रैटिट्यूड जैसी निजी आदतें बनाते हैं तो वो आपकी एनर्जी, फोकस और इमोशनल क्लैरिटी को कई गुना बढ़ा देती हैं। जब आपका माइंड और बॉडी सिंक में होते हैं तब आप असली प्रोडक्टिविटी के स्तर पर पहुंचते हैं। बेन हैबिट लूप्स की बात करते हैं। हर आदत 3 हिस्सों से मिलकर बनी होती है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू यानी संकेत, रूटीन यानी एक्शन और रिवॉर्ड यानी उसके बाद मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। जब आप ये लूप जानबूझकर डिजाइन करते हैं तो आप अच्छी आदतों को मजबूती से पकड़ पाते हैं। उदाहरण के लिए, क्यू, सुबह अलार्म रूटीन, उठकर सीधे 10 मिनट मेडिटेशन। रिवॉर्ड, शांति का अनुभव, मन हल्का। एक और जरूरी बात जो बेन बताते हैं वो है डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन सिस्टम्स। यानी अगर आप हर दिन ये सोचेंगे कि आपको मोटिवेटेड महसूस हो तभी आप काम करेंगे तो आपकी आदत कभी टिकेगी नहीं। लेकिन अगर आपने एक अच्छा सिस्टम बना लिया है जिसमें काम करने का समय, जगह, टूल्स और तरीका तय है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस आदत के बल पर चलते जाएंगे। बेन ये भी मानते हैं कि आदतें कभी कभी टूटती भी हैं और इसमें शर्म की कोई बात नहीं। असली बात यह है कि आप दोबारा लौटें। वो कहते हैं, मिसिंग वंस इज एन एरर, मिसिंग ट्वाइस इज अ न्यू हैबिट। यानी अगर आप एक दिन चूक गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 2 दिन छोड़ देते हैं तो एक नई आदत बनने लगती है और वो आदत हो सकती है काम टालने की। चैप्टर 8, चूज द राइट टूल्स। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास बहुत सारे ऐप्स, नोट्स, लिस्ट और रिमाइंडर हैं, लेकिन फिर भी चीजें गड़बड़ा जाती हैं? कभी कभी हम इतने ज्यादा टूल्स इस्तेमाल करने लगते हैं कि वो हमारी मदद करने की बजाय उलझन पैदा करने लगते हैं। बेन इलाइजा इस चैप्टर में कहते हैं कि टूल का मकसद है आपके दिमाग को हल्का करना, न कि उसे और बोझिल बनाना। इसलिए सही टूल चुनना उतना ही जरूरी है जितना कि सही काम चुनना। बेन बताते हैं कि टूल का चुनाव करते समय हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि हम उसे क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई टूल नया है, ट्रेंड में है या किसी और ने उसे रेकमेंड किया है, ये वजहें काफी नहीं है। एक सही टूल वही है जो आपके काम के तरीके, सोचने की शैली और डेली लाइफ से मेल खाता हो। बेन टूल्स को 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं: कैप्चर टूल्स, रेफरेंस टूल्स और एक्शन टूल्स। कैप्चर टूल्स का काम होता है आपके दिमाग से इनपुट को निकालकर एक सुरक्षित जगह पर रखना, जैसे कोई आइडिया, कोई टू डू, कोई जरूरी याद, कोई विचार जो अचानक आया हो। इसके लिए आप एक छोटा नोटबुक, वॉइस रिकॉर्डर ऐप या कोई सिंपल ऐप जैसे गूगल कीप या एप्पल नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी बात यह है कि आपका कैप्चर टूल हमेशा आपके पास हो और आप बिना देरी के उसमें चीजें लिख सकें। रेफरेंस टूल्स वो होते हैं जिनमें आप वो जानकारी स्टोर करते हैं जो फ्यूचर में काम आ सकती है, जैसे पढ़ाई के नोट्स, रिसर्च लिंक, क्लाइंट की जानकारी, फॉर्मूलाज, किताबों की हाइलाइट्स वगैरह। इन टूल्स का फायदा तभी होता है जब आप आसानी से उस जानकारी को सर्च और रिट्रीव कर सकें। जैसे नोशन, एवरनोट या ऑब्सीडियन जैसे टूल्स रेफरेंस के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन तभी जब आप उन्हें सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें। एक्शन टूल्स सबसे जरूरी होते हैं क्योंकि यहीं से चीजें आगे बढ़ती हैं। एक्शन टूल्स आपको यह दिखाते हैं कि आपको क्या करना है, कब करना है और किसके साथ करना है। इसके लिए आप टूडूइस्ट, थिंग्स 3 या कोई सिंपल पेपर प्लानर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेन चेतावनी देते हैं, टूल इतना सिंपल होना चाहिए कि आप उसे ज्यादा मैनेज न करें, बल्कि वो आपको मैनेज करे। बेन एक खास बात बताते हैं, टू मेनी टूल्स क्रिएट मेंटल क्लटर।
अगर आपके पास 10 टूल्स हैं लेकिन कोई एक सेंट्रल सिस्टम नहीं है तो आप बार बार जानकारी खोजते रहेंगे और यही उलझन आपकी क्लैरिटी को खत्म कर देगी। इसलिए बेन सुझाव देते हैं कि एक यूनिफाइड सिस्टम बनाइए जिसमें आपके सारे इनपुट, नोट्स और टास्क्स एक दूसरे से जुड़ सकें। आप कोई भी टूल चुनें, जरूरी है कि वो आपके प्रोसेस का हिस्सा हो। बेन एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपने कहीं रास्ते में एक आइडिया सोचा, आप उसे गूगल कीप में लिखते हैं। शाम को आप कीप खोलकर उस आइडिया को नोशन में अपनी रिसर्च नोटबुक में ट्रांसफर करते हैं। फिर अगर वो आइडिया एक्शनेबल हो तो आप उसे टूडूइस्ट में एक टास्क में बदल देते हैं। इस तरह एक सिंपल आइडिया 3 टूल्स से होकर निकलता है और हर टूल का काम अलग है लेकिन सब एक सिस्टम का हिस्सा है। बेन इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि टूल्स को सीखने में समय लगता है, इसलिए टूल बार बार बदलने की गलती मत कीजिए। एक बार किसी टूल को चुनें, फिर धीरे धीरे उसमें मास्टरी लाएं। अगर आप हर महीने नया ऐप इस्तेमाल करने लगें तो आपका ध्यान काम से हटकर टूल मैनेजमेंट में चला जाएगा। वो एक और जरूरी बात कहते हैं, टूल्स इंसानों से बेहतर हैं याद रखने में, लेकिन इंसान बेहतर हैं सोचने और चुनने में। इसलिए आपका काम यह नहीं है कि सब कुछ याद रखें, बल्कि यह तय करना है कि क्या जरूरी है और उसे किस टूल में रखना है। जब आप इस निर्णय को बार बार सही लेने लगते हैं तभी आपकी प्रोडक्टिविटी में स्थिरता आती है। इस चैप्टर का सार यह है, टूल्स तभी मदद करते हैं जब वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, आपकी सोच के ढंग को सपोर्ट करें और डिसीजन मेकिंग को आसान बनाएं। आप जितना ज्यादा सोचने और याद रखने का काम टूल्स पर छोड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपका दिमाग फ्री रहेगा गहरे काम, रचनात्मकता और स्पष्ट सोच के लिए। चैप्टर 9, रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। क्या आपने कभी किसी हफ्ते के अंत में बैठकर यह सोचा है कि आपने क्या हासिल किया, कहां फोकस था, कहां टाइम बर्बाद हुआ? ज्यादातर लोग पूरे हफ्ते भागते रहते हैं लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचते कि क्या उनकी भागदौड़ सही दिशा में थी या नहीं। बेन इलाइजा इस चैप्टर में बताते हैं कि रिफ्लेक्शन यानी खुद को देखने का अभ्यास किसी भी प्रोडक्टिव सिस्टम की रीढ़ है। अगर आप नियमित रूप से सेल्फ रिव्यू नहीं करते तो आपकी आदतें, टूल्स और मेहनत सब बिखर सकती है। बेन कहते हैं कि रिफ्लेक्शन का मकसद खुद को जज करना नहीं बल्कि समझना और सुधारना है, यानी यह जानना कि आपने क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। ये प्रोसेस आपको रुककर अपनी लाइफ को बाहर से देखने का मौका देता है जिससे आप रीअलाइन हो सकें। वो सजेस्ट करते हैं कि हर हफ्ते एक बार लगभग 20 से 30 मिनट का टाइम निकालिए जहां आप शांति से बैठकर अपने पिछले हफ्ते के कामों, निर्णयों, आदतों और अनुभवों को देखें। बेन इस रिव्यू को 4 हिस्सों में बांटते हैं। पार्ट 1, व्हाट वेंट वेल। सबसे पहले खुद से पूछिए, इस हफ्ते क्या अच्छा हुआ? आपने कौन से काम पूरे किए? कब आपने फोकस्ड होकर काम किया? आपने क्या सीखा या समझा? ये स्टेप आपको पॉजिटिविटी और संतोष का अनुभव देता है जो आपकी मोटिवेशन को बनाए रखने में मदद करता है। पार्ट 2, व्हाट कुड हैव बीन बेटर। अब सोचिए, कहां गलती हुई, कहां अटेंशन भटका, क्या कोई डिसीजन गलत निकला, किस हैबिट को आप निभा नहीं पाए। ये स्टेप आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को उजागर करता है, लेकिन याद रखें इसका मकसद गिल्ट नहीं, ग्रोथ है। पार्ट 3, व्हाट डिड आई लर्न। अब सोचिए, इन अनुभवों से आपने क्या सीखा? क्या कोई पैटर्न सामने आ रहा है? क्या कोई बिहेवियर बार बार प्रोडक्टिविटी में बाधा बन रहा है? बेन कहते हैं कि लर्निंग ही रिफ्लेक्शन का असली फल है, क्योंकि जब आप जानबूझकर कुछ समझते हैं तो आप उसी गलती को दोहराते नहीं। पार्ट 4, व्हाट विल आई चेंज नेक्स्ट वीक। अब आखिरी स्टेप, आगे क्या सुधार करना है, कौन सी हैबिट को ट्वीक करना है, क्या छोड़ना है, क्या जोड़ना है, कौन से टूल को सिंप्लीफाई करना है, कौन सा काम प्रायोरिटी पर लाना है। यह स्टेप एक्शन ओरिएंटेड है, यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। बेन बताते हैं कि रिफ्लेक्शन सिर्फ वीकली नहीं बल्कि डेली और मंथली लेवल पर भी किया जा सकता है। डेली रिफ्लेक्शन में आप दिन के अंत में 5 मिनट खुद से पूछ सकते हैं, आज मैंने सबसे अच्छा क्या किया, क्या मैं इंटेंशनल था। मंथली रिव्यू में आप अपनी बिगर गोल्स, प्रोजेक्ट्स और सिस्टम्स को जांच सकते हैं, क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं
एक और जरूरी बात जो बेन बताते हैं, रिफ्लेक्शन को ऑनेस्ट और पर्सनल बनाइए। दूसरों की तरह दिखने या परफेक्ट बनने की कोशिश न करें। बस अपने ग्रोथ के बारे में सच्चे मन से सोचिए। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। वो यह भी कहते हैं कि सेल्फ रिव्यू से आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, जिससे आप अपने अटेंशन, हैबिट्स और प्रायोरिटीज को समझने लगते हैं। और यही समझ धीरे धीरे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी में बदल जाती है। इस चैप्टर का सार यह है, बिना रिफ्लेक्शन के आप बिजी तो रहेंगे लेकिन बेटर नहीं बनेंगे। इसीलिए हर हफ्ते खुद से मिलिए, सवाल पूछिए और जवाब खोजिए। यही छोटा अभ्यास लॉन्ग टर्म में आपको डायरेक्शन, विजडम और कंट्रोल देगा। चैप्टर 10, सस्टेन योर सिस्टम। कई लोग एक नए टूल या हैबिट से शुरुआत तो जोश से करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब बिखर जाता है। लिस्ट अधूरी रह जाती है, ऐप्स बंद हो जाते हैं, मोटिवेशन गायब हो जाती है और फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आता है। बेन इलाइजा इस आखिरी चैप्टर में यही समझाते हैं कि सिर्फ एक बार प्रोडक्टिव बनना काफी नहीं है। असली कला है उसे लंबे समय तक बनाए रखना, यानी सस्टेन करना। बेन कहते हैं कि किसी भी सिस्टम को टिकाऊ बनाने के लिए सबसे पहली शर्त है सिंप्लिसिटी। अगर आपका सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा लेयर्स हैं, हर चीज के लिए अलग अलग टूल हैं, तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। शुरुआत में वो इंप्रेसिव लगेगा, लेकिन जब लाइफ थोड़ी मुश्किल होगी, जब एनर्जी कम होगी, तब वही सिस्टम बोझ बन जाएगा। इसीलिए बेन का गोल्डन रूल है, इफ इट्स नॉट सिंपल इट वोंट सर्वाइव। वो सलाह देते हैं कि अपना सिस्टम इस तरह डिजाइन कीजिए कि जब आप सबसे थके हुए हों तब भी वो आपका साथ दे सके। यानी जो भी हैबिट्स, टूल्स और प्रोसेसेस आप अपनाएं वो कम से कम फ्रिक्शन वाले हों। एक सिंपल चेकलिस्ट, एक छोटा नोटबुक या एक क्लीन ऐप, ऐसा कुछ जिसे आप रोजाना बिना रेजिस्टेंस के इस्तेमाल कर सकें। बेन इस चैप्टर में सस्टेनेबिलिटी को 3 पिलर्स में बांटते हैं, क्लैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और रिफ्लेक्शन। क्लैरिटी का मतलब है कि आप हमेशा जानते हो कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। जब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आपके कोर गोल्स क्या हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस और एक्स्ट्रा टास्क्स खुद ही छूटने लगते हैं। इसलिए हर हफ्ते प्रायोरिटीज दोहराना और उन्हें लिखना एक छोटा लेकिन पावरफुल अभ्यास है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपका सिस्टम रिजिड ना हो। जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कभी बीमारियां आएंगी, कभी फैमिली कमिटमेंट्स, कभी एनर्जी लो होगी। बेन कहते हैं कि एक अच्छा सिस्टम वो होता है जो बदलाव को स्वीकार कर सके। अगर आप किसी दिन कुछ न कर पाए तो अगली सुबह गिल्ट की बजाय अडेप्टेशन से शुरुआत करें। रिफ्लेक्शन यानी हर हफ्ते खुद को समय देना, जो हमने पिछली बार सीखा। यही रिव्यू आपकी आदतों और सिस्टम्स को दिशा देता है। जब आप लगातार खुद से पूछते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, तब आपका सिस्टम इवॉल्व करता है, यानी बदलता है, लेकिन बिखरता नहीं। बेन ये भी कहते हैं कि सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने का एक और तरीका है, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जब आप हर दिन या हफ्ते कुछ भी पूरा करें तो खुद को रिकॉग्निशन दीजिए। ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने में मदद करता है। छोटी सफलता कंसिस्टेंसी का फ्यूल बनती है। एक दिलचस्प बात जो बेन इस आखिरी चैप्टर में बताते हैं वो है, यू आर नॉट योर टूल्स, यू आर योर अटेंशन। यानी असली प्रोडक्टिविटी इस बात में नहीं कि आप कौन सा ऐप या कौन सी लिस्ट यूज करते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप हर दिन अपने ध्यान को कहां लगाते हैं। यही अटेंशन आपका सबसे बड़ा एसेट है। इसलिए सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए आपको खुद से जुड़ना होगा, अपनी एनर्जी, सोच और पर्पस के साथ। बेन सलाह देते हैं कि आप बार बार खुद से ये सवाल पूछें, मैं क्यों प्रोडक्टिव बनना चाहता हूं? मेरी प्रोडक्टिविटी से मुझे और मेरे आसपास के लोगों को क्या फर्क पड़ता है? क्या मेरा काम सिर्फ टिक मार्क्स हैं या वो किसी मीनिंगफुल गोल की ओर ले जा रहा है? जब आपका सिस्टम आपके पर्पस से जुड़ा हो तभी वो टिकाऊ बनता है, वरना हर बार कोई शाइनी नया टूल आएगा और आपका ध्यान भटका देगा। इस चैप्टर का सार ये है, सिस्टम तब टिकता है जब वो आपकी जिंदगी को सपोर्ट करता है, न कि उससे टकराता है। जब आप सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और रिफ्लेक्शन को रोजमर्रा में लाते हैं, तब आप किसी भी स्थिति में, किसी भी एनर्जी लेवल पर स्टेडी प्रोग्रेस कर सकते हैं। असली प्रोडक्टिविटी तब होती है जब आप बिना ज्यादा एफर्ट के भी सही दिशा में बढ़ते रहें।
अब जब आप इस किताब के 10 चैप्टर्स पूरे कर चुके हैं, तो अब वक्त है एक छोटा सा ठहराव लेने का और खुद से ये सवाल पूछने का कि मैं इनमें से क्या लागू कर सकता हूं आज से ही। आप सुन रहे थे द प्रोडक्टिविटी हैबिट्स किताब का पूरा सार। आप सुन रहे थे द प्रोडक्टिविटी हैबिट्स किताब का पूरा सार। लेकिन ये सिर्फ एक किताब की आवाज नहीं थी, ये आपकी अपनी जिंदगी का आईना थी। हर चैप्टर, हर बात, हर उदाहरण शायद आपके किसी दिन से मेल खा गया होगा। कभी वो सुबह याद आई होगी जब आप जोर से अलार्म बजने के बावजूद बिस्तर में ही पड़े रहे। कभी वो शाम याद आई होगी जब दिन भर के काम के बाद भी दिल में अधूरापन रह गया। या फिर वो एक आदत जिसे आप हर सोमवार से शुरू करना चाहते थे, लेकिन वो बस कल पर टलती रही। बेन इलाइजा की इस किताब ने हमें सिखाया कि प्रोडक्टिविटी कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक समझ है। ये फैंसी एप्स या मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आती, बल्कि रोज सुबह उठकर वही काम थोड़ा बेहतर करने की कोशिश से आती है। गांव की वो माँ जो सूरज निकलने से पहले चूल्हा जलाती है और सारे घर का ख्याल रखती है, या वो पिता जो पूरे दिन खेत में काम करके शाम को बच्चों की कॉपी भी देखता है, या शहर का वो कर्मचारी जो मेट्रो की भीड़ में भी किताब पढ़ने की कोशिश करता है। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रोडक्टिव बनना चाहता है और यही हमारा लक्ष्य है। इस चैनल के जरिए हर श्रोता तक वो आवाज पहुंचाना जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि समझ देती है। हमारा हिंदी ऑडियो बुक चैनल सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, ये जिंदगी के उन हिस्सों को उजागर करता है जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पाते। जब आप इन किताबों को सुनते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके साथ वो लाखों लोग होते हैं जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, जो अपने गांव की गलियों से लेकर शहर की ऊंची बिल्डिंगों तक अपने समय, ध्यान और ऊर्जा को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम यहाँ किताबों को पढ़ने नहीं, जीने की कोशिश करते हैं। हर शब्द, हर लाइन को इस तरह बोलने की कोशिश होती है कि जैसे कोई अपना आप को बैठकर धीरे धीरे समझा रहा हो। और ये अपनापन ही इस चैनल की पहचान है। अगर आपको इस किताब की बातें कहीं भी अपने दिल से जुड़ी लगीं, अगर किसी लाइन ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, या किसी चैप्टर ने आपको खुद से मिलवा दिया, तो बस उसी पल हमारी ये पूरी मेहनत सफल हो गई। आपसे एक दिल से निकली हुई गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज और भी लोगों तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों के साथ इस ऑडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी गांव के किसी कोने में बैठा एक लड़का या लड़की सिर्फ एक किताब सुनकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल दे। शब्दों की ताकत होती है, और जब वो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचे, तब बदलाव सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में दिखता है। हम फिर मिलेंगे किसी और किताब की आवाज बनकर, किसी नई सोच के साथ, आपके दिन को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश में। तब तक ध्यान रखिए और याद रखिए, प्रोडक्टिविटी कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन का एक छोटा सा बेहतर चुनाव है। आपका अपना हिंदी ऑडियो बुक चैनल।